तो ये आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग हमारा डे 3 है। ऑलमोस्ट हम काफ़ी क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपने भी एक बार आंसर लिख चुके हैं आप ऑलरेडी। देखो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, हैंड राइटिंग के रिगार्डिंग आपको कोई इशू नहीं है। मार्जिन्स ना थोड़े और छोड़ने हैं। वैसे तो शीट में वहाँ पर ऐसा पता क्लियर चल जाता है हमें, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आप पूरे अच्छे मार्जिन छोड़ो, ताकि वहाँ पर आप 3 या 4 वर्ड या 5 वर्ड भी अगर एक लाइन में लिख रहे हो तो इजीली बात बन जाए। अब सेकंड पॉइंट जो है आपके आंसर राइटिंग में, जो मुझे लगता है, देखो सबसे क्लियर बताता हूँ मैं आपको, कि आपकी अप्रोच अच्छी है। आप एक यूनिक अप्रोच की तरफ जा रहे हो, यानी कि मल्टी डायमेंशनल। आपने अपना जो भी आपने आंसर लिखा है, जो भी आपने पॉइंट लिखा है ना, आपने उसको क्लियर जस्टिफाई किया है। ये प्लस पॉइंट है आपका। अपने प्लस पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। आपने जो आंसर लिखे हैं, जितने भी पॉइंट्स आपने मेंशन किए हैं, चाहे वो एग्जाम्पल ऐड किया हो, वो पूरा जस्टिफाई किया है। अब मैटर ये करता है कि उसको किस तरह से ऐड किया जा सकता था, सबसे इंपॉर्टेंट ये। देन उसके बाद आपकी अप्रोच जो है वो बहुत अच्छी है। लाइक आंसर आपने, मतलब क्वेश्चन को जिस तरह से आपने समझा वो क्लियर था, उसमें कोई इशू नहीं है। और देन उसका हैंड राइटिंग भी जो है वो आपकी क्लियर है। जस्ट एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रैक्टिस के साथ आएगी, और उसके लिए आपको कम से कम जो है वो रेगुलर 10 से 12 दिन आंसर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल ब्रेक नहीं लेनी, कोई नहीं, रेगुलर अगर आप आंसर लिखोगे। वो है कि आप क्या कर रहे हो, जो मुझे लगा ये, कि जहां पर 3 4 पॉइंट्स 3 4 वर्ड से काम बनना था ना, वहां आपने एक पैराग्राफ बना दिया। वो चीज ऐसे कम नहीं होगी एक आंसर से, या एक दिन में वो कम नहीं होगी। ठीक है, उसको कम करने के लिए हमें कम से कम, ज्यादा नहीं है तो 10 से 15 आंसर लगातार लिखने पड़ेंगे। तब वो कीवर्ड्स जो है वो आपके आंसर में अपने आप आने लगेंगे। बाकी देखो आपके ग्रामर पोर्शन में कोई एरर नहीं है, ग्रामर आपका अच्छा है। ठीक है, उसमें आप अच्छे लिख रहे हो, और वर्ड्स भी आप सही जो है वो सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बस एक दिक्कत है जो कि एक्स्ट्रा, लाइक जैसे आपका जो ये पहले वाला था ना, इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे, इसमें जो आपने जैसे यहाँ पर किया है, इसमें, तो इसमें जैसे ट्रेड ट्रेड एंड टेक्सटाइल है, तो आपने इसको बहुत ज्यादा पॉइंट, इसमें बहुत ज्यादा इलोबरेट करके लिख दिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आगे के पॉइंट रह जाते हैं वो थोड़े, उसमें फिर वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है वर्ड के रिगार्डिंग। यस सर। ठीक है, ये चैलेंज रहता है। तो एक पार्ट तो बहुत बड़ा ऐड कर दिया, देन सेकंड में फिर हम कॉम्प्रोमाइज करते चल रहे हैं। और एक जगह मैंने लिखा है इम्पैक्ट, यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर ना, जैसे कि आपने यहाँ पर ये मेंशन किया था 1822 में ब्रिटिश इंट्रोड्यूस महलवाड़ी सेटलमेंट। अभी यस क्या सर। है, आपको ना इम्पैक्ट बताना है। जब आप इतना बड़ा सेंटेंस लिख रहे हो ना, तो उससे क्या होता है, देखो अभी ये होगा ऐसा, शुरू में होगा ऐसा, ऐसा मत सोचना कि ये गलत जा रहे हैं, है सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन ना क्या होगा कि जब हम, याद रखना कि हम जब बड़े पॉइंट लिखते हैं ना, तो इम्पैक्ट हम अपनी तरफ से तो बताने की कोशिश सही करते हैं, लेकिन ना हम क्या करते हैं, थोड़ी सी अप्रोच मिस कर जाते हैं। बट ये धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ये शुरुआत में सबके साथ होता है। देन हम्म। उसके बाद, जैसे आपका ये इसमें एक, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ना, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इसमें आपने किया है कि ब्रिटिश वॉन बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। तो आप यस। इसको बता सकते हैं कि एक्टिव वॉर पॉलिसी, उसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं बक्सर और वॉर का, बक्सर और प्लासी का, जिससे एक्सपेंशन किया वॉर के थ्रू। देन उसके बाद ब्रिटिश यूज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स टू एनेक्स स्टेट्स। आप इसको लिख सकते हैं डिप्लोमेटिक अप्रोच, क्योंकि एक तरह से डिप्लोमेटिक एक्शन था, लड़ाई लड़ने की तो जरूरत नहीं पड़ी। हम्म। तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं। फिर देखो उसके बाद आपने एक पॉइंट लिखा है, फोर्थ पॉइंट, ब्रिटिशर्स क्रिएटेड वेरियस बफर जोन्स टू प्रोटेक्ट देयर फ्रंटियर्स, दिस इज द गुड पॉइंट। ठीक है, अगर आप देखो, ये हुआ प्रैक्टिकल अप्रोच। अभी ये रिंग फेंस वाला आइडिया हमें हमेशा याद रहेगा एक तो, और सेकंड में ये बहुत अच्छा पॉइंट था। जब ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट लिखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब ये यहाँ पर मैंने क्लियर गुड भी लिखा है आपको, क्यों, क्योंकि इससे क्या है, पता चलता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है। सिमिलर हम्म। डॉक्टर, अब जो थर्ड पॉइंट है आपका आपका उसमें आप डिप्लोमेटिक अप्रोच लिखोगे। ब्रिटिश फॉलो डिप्लोमेटिक अप्रोच कैसे, फॉर एग्जांपल लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और सेकंड सब्सिडराइज, और थर्ड मिस गवर्नमेंट, जिससे उनको वॉर करने की जरूरत नहीं पड़ी, डिप्लोमेटिकली जो है वो उन्होंने एनेक्स कर लिया स्टेट को। ये आप बता सकते हो। हम्म। कंक्लूजन आपको बताना है। ठीक है, और कंक्लूजन में कहीं ना कहीं आप इसको लिख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने इनिशिएटिव शुरू किया था, जो उन्होंने जो है वो पॉलिसीज फॉलो करी, वो कहीं ना कहीं जो है वो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन जो है वो भारत में करती है, फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स, ओके सर। या इन क्राउन रूल की फॉर्म में वो खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद देखो, ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑन इंडियन सोसाइटी। अब यहाँ क्या है, क्लियर, हमने ब्रिटिशर्स ने कोई रिफॉर्म्स किए थे,
जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, हमने पूछा है उनका इम्पैक्ट क्या है, तो हमें लिखना था सिर्फ इम्पैक्ट। अब यहां पर ये तो आपने नहीं किया, तो मैं आपको उसको बता देता हूँ क्लियर, जो आपका आंसर थर्ड है, इसको ध्यान में रखना। इम्पैक्ट पूछा है तो हमें इम्पैक्ट लिखने हैं। और अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार और मतलब बताता हूँ। देखो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस आंसर को लिखना आपने अब, ठीक है। इसके बाद तो आपने क्या करना, सबसे पहले तो ब्रिटिश का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बतानी, कि ब्रिटिश जो रूल है वो पहली शुरुआत कंपनी से हुई, देन उसके बाद क्राउन, ठीक है। और उन्होंने जो है वो इस फेज में बहुत सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद मेजर रिफॉर्म्स लिखने की, मेजर रिफॉर्म्स क्या थे, ऐसा डायग्राम बनाना, बटरफ्लाई डायग्राम। और देन उसके बाद जो है वो रिफॉर्म्स लिखने, लाइक अगर आप इस तरह से यहाँ पर डायग्राम बनाते हो, लाइक बीच में आपने रिफॉर्म्स लिखना इस तरह से, और देन उसके बाद मेजर रिफॉर्म्स बता देने कि ये रिफॉर्म्स किए, और फिर इन रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आप लिख सकते हैं जुडिशियल जो रिफॉर्म थे उनका क्या इम्पैक्ट था, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म थे उनका क्या इम्पैक्ट था। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव लिखो, ठीक है। और फिर उसको कंक्लूड करो कि ये इम्पैक्ट से जो है वो ब्रिटिश ने क्या किया, मतलब जो ये रिफॉर्म्स थे इन्होंने, इनसे जो है वो कंसोलिडेट तो किया उन्होंने पॉलिटिकल रूल को, लेकिन जो रिफॉर्म्स थे उनसे कहीं ना कहीं जो है वो सोशल अवेकनिंग और नेशनलिज्म की जो वेव है वो भी स्प्रेड हुई भारत में। अब एक बार इस आंसर को ट्राई करना। ठीक है, देन ओके उसके सर। बाद देखो नेक्स्ट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज बोथ अ स्ट्रेंथ एंड चैलेंज फॉर इंडिया, डिस्कस द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो सबसे पहले तो अपने आप सभी अपने माइंड में एक चीज फिक्स रख लो कि क्वेश्चन ने खुद कहा है कि एग्जाम्पल चाहिए। अब आपके एग्जाम्पल जितने ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, और आपके जितने एग्जाम्पल है वो सारे प्रैक्टिकल है। अब मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज किया है। सबसे पहले तो देखो इंट्रोडक्शन आपकी अच्छी है, इंट्रोडक्शन आपने ठीक लिखा है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दिस इज गुड, नो डाउट, अच्छा है, क्लियर है। अब सेकंड उसके बाद क्या है, ठीक है, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स कास्ट क्रीड, अब यू मेंशन इट ऑलरेडी रिलीजन, तो मैंने इसको नेक्स्ट में आगे लिखा भी है। देन उसके बाद ना आपका एक थर्ड पॉइंट बनता है, इंडिया इज अ होम ऑफ वेरियस रिलीजन्स। अब ऊपर जो ये यहाँ पर आया ना, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, ये तीन लाइनें सिर्फ एक लाइन में है, एक वर्ड में है, रिलीजन्स में। तो जो आपने तीन लाइनों में लिखा वो सिर्फ एक वर्ड में बात बन जा रही है, यस सर। तो वो लिखने की जरूरत नहीं थी नीचे। फिर वहां पर आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो मुझे लगा, सर्व धर्म संभवा, ओके। ठीक है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं जहां पर रिलीजन लिख रहे हैं वहां पे। उसके बाद जैसा आपने स्ट्रेंथ में लिखा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, सर्टेनली, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, एनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ टीम वर्क, एग्जाम्पल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या नीति आयोग, यस सर। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी सेंटर स्टेट आ रहे हैं, कोऑपरेटिव में तो हर सेक्शन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद नीति आयोग का आप सेकंड में एग्जांपल लिख सकते हैं, इसमें आपका ये वाला हो जाएगा। देन इसके बाद जहां पर चैलेंजेस आ रहे हैं वहां पर आप लिख सकते हैं खालिस्तान, एक्सक्यूज कास्ट मी सर। वोट सिस्टम, ठीक है, बोडोलैंड इशू, कोई भी आपके पास जो पॉइंट आता है वो मेंशन कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको एक चीज बताता हूँ, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस, आपका जो टारगेट है वो स्टेट पीसीएस है। आप अपने आंसर को हिमाचल सेंट्रिक बनाने शुरू करो, हिमाचल का पॉइंट ऐड करना है आपको इसमें। जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 आ रहा है तो उसमें हिमाचल का पॉइंट ऐड करो, कि ये रिवोल्ट जो है वो कंक्लूड करो लास्ट में कि रिवोल्ट जो है वो हिली रीजन में भी स्प्रेड हुआ, और उसके बाद हिली रीजन में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, और पॉलिटिकल जो आपका रूल ऑफ लॉ है वो हिली रीजन में शुरू हुआ, इसको आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी में आप हिमाचल प्रदेश को बता सकते हैं कंक्लूजन में एट द एंड, ठीक है, कि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का फीचर है ये एक हिली स्टेट लाइक हिमाचल में भी एग्जिस्ट है, जहाँ पे ट्राइबल पीपल और हिली पीपल और लाइक डिफरेंट रिलीजन्स के, कि यहाँ पर हिंदू तो है ही है, साथ में अदर रिलीजन्स के भी साथ में रहते हैं, और ट्राइबल को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके सर। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? सर बस ये है कि जब आंसर्स लिखने हो तो मतलब काफी टाइम लग रहा है अभी भी, मतलब वैसे एनहांसमेंट नहीं हो रही है वैसे अभी भी। अभी टाइम लगेगा, तो एकदम से थोड़ी हम चलना सीख तो जाएंगे। मतलब काफी, मतलब पूरे दिन में अगर आप 8 या 7 क्वेश्चंस भी दे रहे हो तो उसमें से काफी कम 3 या 4 ही अटेम्प्ट हो पाते हैं, वो भी बहुत बहुत ज्यादा सोचने के बाद थोड़ी हेल्प लेके भी करने पड़ते हैं कभी कभी। देखो हेल्प शुरू में ले लो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप हेल्प नहीं लो, ठीक है, लेकिन हेल्प ना सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस पहले मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो आपको जब क्वेश्चंस पहले मिल रहे हैं तो हमें पता चल गया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के अराउंड क्वेश्चन है, तो हाँ यस। रिवोल्ट को पूरा पढ़ लो, हाँ सर, मैं ऐसे ही करती हूँ, ठीक पहले है, मतलब हाँ। क्वेश्चंस पढ़े, फिर वो टॉपिक पढ़ा, फिर आई राइट द आंसर्स। फिर जब ऐसे लिखने करती हूँ। लगोगे ना आंसर, तो अपना स्टॉप वॉच लगाओ,
हाँ। और स्टॉप वॉच को फिक्स करो कि आधा घंटे में 3 लिखने हैं तो लिखने हैं, बस दैट्स इट। जहां छूट गया ना आधे घंटे में 3 घंटे, मतलब आधे घंटे में जहां रह गया वहीं छोड़ दो, मत लिखो। उससे स्पीड भी ठीक शुरू से है। बननी शुरू हो जाएगी। अंडरलाइन ठीक है करना है, ठीक है, साथ साथ में अंडरलाइन करने की आदत भी डाल दो, आंसर को, मेन पॉइंट को हाईलाइट करना है। सर। ठीक है सर। ओके। ओके, क्लियर। यस सर। नेक्स्ट मैम, आपके रागिनी मैम आपके आंसर्स चेक करते हैं। ओके सर। तो आपके आंसर्स में मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगी है कल के कंपैरिजन में, ठीक है। थोड़ा ये है कि आपको कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं जो आपको मतलब एड्रेस करने पड़ेंगे। और सबसे पहले तो ये है कि जो ये इंट्रोडक्शन है ना, देखो, रिवोल्ट, इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो नोन एज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रैकेट में वीडी सावरकर, दिस इज करेक्ट, चलेगा, ठीक है। वॉज अ रिजल्ट ऑफ द डिकेड ऑफ ऑपरेशन फेस्ड बाय द इंडियंस, दिस इज गुड। फिर उसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्ट पूछा है द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ कुलिमिनेशन ऑफ वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट विद ब्रिटिश पॉलिसीज, मतलब ब्रिटिशर्स की कुछ पॉलिसीज थी, उनका जो डिसकंटेंट था उसकी का रिजल्ट है। तो हमें डायरेक्ट वहां पर जाना है, तो अब वो जो है वो आप बता सकते हैं यहाँ पे, वो वाली लाइन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फेस्ड बाय द इंडियंस, ठीक है, सेवरल ब्रिटिश पॉलिसीज, ठीक है, बिटवीन 1765 टू 1857 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और वो आप आगे बताओ, ठीक है, जो आपने बताया भैया, और आपने पॉइंट्स बहुत अच्छे लिखे हैं। जैसे इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन तो क्लियर जस्टिफाई किया है विद एग्जांपल की अबव 90%, ठीक है। देन उसके बाद पॉलिटिकल कॉजेज में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और यहाँ पर आप एग्जांपल लिख सकते थे झांसी एनेक्सेशन। ओके ठीक बस है। वो एक बता देते तो आपके इस पॉइंट को प्रैक्टिकल अप्रोच मिल जाती। इनजस्टिस इन हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन ये भी सही है, आप यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हैं, मिस गवर्नमेंट के चार्जेस लगाए थे अवध के ऊपर, अवध की एनेक्सेशन हुई है ना 1856 में, मिस हाँ 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 मिस हाँ। गवर्नमेंट के चार्जेस, तो वो आप यहाँ पर बता हम्म। सकते हैं। देन उसका सोशल ओके। सोशल सोशो रिलीजियस कॉजेज, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, दिस इज गुड पॉइंट, ठीक है। इंटरफेरेंस इन इंडियन कस्टम्स, आप यहाँ पर ना जनरल सर्विस अनलिशमेंट एक्ट भी मेंशन कर सकते हैं लॉर्ड कैनिन का, जिसमें उसने ये कहा था कि इंडियन सिपॉइज को देश से बाहर समुद्र पार सर्विस करनी पड़ेगी। मिलिट्री कॉजेज इज गुड पॉइंट, ठीक है, रॉयल एनफील्ड क्लियर मेंशन किया है मैम, अंडरलाइन करो इनको सीधा। ओके, कंक्लूजन ठीक इसका है बहुत ठीक है। अच्छा है, कंक्लूड भी आपने इसको सही पॉइंट, मतलब अच्छा कंक्लूजन है। बस एक छोटा सा चैलेंज है, एक तो आपको मार्जिन्स बड़े करने पड़ेंगे साइड से, ठीक है, पहला पॉइंट। और ओके। सेकंड क्या है ना मैम, आप इधर चले जाते हो, सर अब दो लेटर के लिए अब नीचे लिखना ये मुझे ठीक नहीं लगता। यहाँ से इधर, तो ये वहां लिखोगे ना, वहां पे क्लियर लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखना निशान लगाना सख्त मना है, नंबर काटे जाएंगे। ओके ठीक है। ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपका ये, एनालाइज द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ब्रॉट अबाउट द ब्रॉट अबाउट बाय द ट्रांजिशन फ्रॉम द कंपनी रूल टू द क्राउन रूल, कंपनी से क्राउन रूल की यहाँ पे बात हो रही है, पहला पॉइंट। अब क्या है कि हम्म। रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, इन द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, मैम बन ही नहीं रहा, ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। द ट्रांजिशन लेड टू मोर सेंट्रलाइज्ड एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, चलेगा। ये जो ट्रांजिशन हुआ इसकी वजह से ये पॉइंट सही है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कुछ और कर सकते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या रिवोल्ट ऑफ 1850 मतलब कुछ और अट्रैक्टिव अगर मिलता है, अभी के लिए इतना सही है। लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम आगे और इसको, मतलब जब अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप इसको अपने आप और बेहतर लिख दोगे। ओके। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों सेम होते हैं, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस और पॉलिटिकल को दोनों एक साथ लिख दो, क्योंकि पॉलिटिकल चेंजेस को ऐसा पार्टी सिस्टम नहीं था, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव भी लिखोगे इसको तो चल पड़ेगा, क्योंकि सारे एडमिनिस्ट्रेशन में ही चेंज किए हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहला आता है इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिसॉल्व, पावर ट्रांसफर, यहाँ पर हेडिंग डालनी है, पावर ट्रांसफर कंपनी टू क्राउन, ठीक है, तो वहां पर लिखो अच्छा। अबॉलिश कंपनी रूल एंड क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। या फिर और दूसरा मैम, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन हुई है। सर डिसेंट्रलाइज कैसे कैसे हुई पावर मतलब? डिसेंट्रलाइजेशन हुई, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रही थी, सेंट्रलाइज्ड क्यों रही, आपका बॉम्बे और मद्रास को उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल दी थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों सेपरेट हो गए थे। अच्छा।
तो पावर कंसंट्रेशन नहीं हुई थी, पावर डिवीजन हुआ था। इसका एग्जांपल आता है पोर्टफोलियो सिस्टम, जो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में इंट्रोड्यूस किया था। हम्म, तो ये याद गलत हो है। गया, पॉइंट गलत नहीं लिखना है। देन उसके बाद आप यहाँ पर और भी पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, लाइक गवर्नर जनरल बिकम वाइस रॉय, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बना दी, अबॉलिश डुअल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अबॉलिश किए, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव में ये सब पॉइंट ऐड होने थे। तो सोशल सर भी ये आप, 3-4 पॉइंट गलत हो गया क्या? हाँ सेंट्रलाइज्ड गलत हो गया, सेंट्रलाइज्ड यहाँ पे भी गलत हो गया, और लास्ट में ये फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी 1885 नॉट 84, ये भी गलत हो गया, ये नेगेटिव नंबर है। ये तो डायरेक्ट मतलब ऐसा हो गया कि फैक्ट गलत हुआ है ना, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस लिख देते खाली चलता, अगर आप 1884 लिख रहे हो तो ये 1885 है ना, क्योंकि वो, हम्म, और डिसेंट्रलाइजेशन हुई है। ये कहते भी हैं यहाँ से कि 1773 से लेकर जो है वो पावर कंट्रोल कर रहे थे गवर्नर जनरल के पास, और गवर्नर जनरल को हम्म, अपॉइंट कर रहा था डायरेक्ट। लेकिन 1858 के बाद जो है वो पावर वो शिफ्ट कर दिया था एक तरफ से, कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन पावर हम्म, डिसेंट्रलाइज्ड हुई थी। इसका एग्जाम्पल तो आता है ओके, आगे, लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट। ओके, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये वाले की इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी है, इवेल्युएट द रेलेवेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम ऑन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। इसके इंट्रोडक्शन अच्छी है, आप आर्टिकल 17 को मेंशन करना भूल गए यहाँ। बाकी इंट्रोडक्शन आपने सही लिखी है, पॉइंट्स आर गुड, कंटेंट गुड, एग्जाम्पल्स गुड, सारे के सारे इसमें अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर ना आप एक सेक्शन और ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे रेलेवेंस में वेलफेयर प्रमोशन के लिए भी जो है वो, अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन टू ऑल अगर हमें देनी है, तो उसके लिए भी सिस्टम जो है वो अप्लाई हो जाता है, अगर हम एक पॉजिटिव साइड में देखते हैं। और दूसरा सर जैसे, क्या मतलब, नहीं समझा ये वेलफेयर प्रमोशन। मैम जैसे रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, अब अगर हमें हर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, और हाँ, उसमें अगर रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है, तो कुछ सेक्शन पीछे छूटे जा सकते हैं, लेकिन जब रिजर्वेशन है तो वो सेक्शन को भी इक्वली जो है वो सपोर्ट किया जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर ना एक चीज़ और आप थोड़ा अपने माइंड में रख सकते हैं, कि एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन होती है, वो कॉन्सेप्ट जरूर ऐड करें। अच्छा, हाँ, इम्पैक्ट ऑफ कास्ट क्या सिस्टम। होता है सर? थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल शॉर्ट और में बता वर्टिकल दीजिए। सिंपल क्लियर होता है ना, कि जब हॉरिजॉन्टल आप रिजर्वेशन देखो, एक तो रिजर्वेशन होती है जो एस सी एस टी को जाती है, ठीक है, जो डायरेक्ट जा रही है। हाँ, एक हो गया रिजर्वेशन जो आपका एजुकेशन के फॉर्म में दे रहे हो, या ओबीसी को दे रहे हो, जिसमें हम इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर प्रमोट कर रहे हैं, वो सब। हम्म, हाँ। देन उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ठीक कास्ट है। सिस्टम, जो आपका ये डायग्राम है ये बहुत अच्छा है, थोड़ा समय लगा इसको पढ़ने के लिए, बट लेकिन क्लियर हो गया, मतलब अच्छे से समझ आ गया था फिर, तो ठीक ठीक है, मतलब इफेक्टिव है, नंबर मिल जाएगा इससे। सोशल एक्सक्लूजन, ये वाला पॉइंट भी अच्छा है, और एग्जाम्पल यू मेंशन इट। अब देखो प्लस पॉइंट क्या है, आप सभी ये बात ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आपको बताया कि हिमाचल सेंट्रिक का मतलब ये हो गया कि जहां आप रह रहे हो उस रीजन का कोई पॉइंट आप लिंक कर दे रहे हो, तो मतलब उसमें आपका एक अलग से पॉइंट हो गया, तो दैट मीन्स आपका यूनिक आंसर हो गया। तो मैम ने भी यहाँ पर जो है वो मराठास वाले आंसर को ऐड किया, मराठास वाले पॉइंट को ऐड किया है, तो ये आपका प्लस पॉइंट है, और यही आपके आंसर को अच्छा बनाएंगे। देन उसके बाद एक यहाँ पे एस डी जीज वाला आ गया, ठीक है। आप इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डाल सकते हैं, एस डी जी थर्ड एंड फोर्थ, लिखना है, ये लिखो इनको साथ में, क्योंकि बताया तो आपने। कंक्लूजन में सर। हाँ, इतनी बार कहा है आपको, एक ओके, अमृतकाल, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये गोल्स, ये जरूर मेंशन करो। ओके, ठीक। ठीक है। देन उसके बाद जो ये है ना, डिस्कस रूरल अर्बन डिवाइड वाला, इसके इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छी लिखी है, मतलब क्लियर है, कंटेंट भी अच्छा है, फैक्ट भी क्लियर है, और डाटा भी अच्छा है। अब उसके बाद दूसरा है कि रूरल अर्बन डिवाइड, दिस इज पॉइंट, मतलब इकोनॉमिक पॉइंट पे ये भी क्लियर था, इसमें भी कोई इशू नहीं था, अच्छा पॉइंट है। ठीक है। देन उसके बाद क्लियर स्वच्छ भारत अभियान, मतलब इसमें तो बहुत प्रैक्टिकल आंसर जो है वो पॉइंट्स आपने मेंशन किए हैं, तो इट इज़ गुड। ठीक है। और जो उसके बाद नेक्स्ट है ना, जैसे आप यहाँ पर ये है इम्पैक्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये ठीक है, मतलब क्लियर पता चल जा रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बट हैंड राइटिंग और अच्छी हो सकती है। ठीक है। और पॉलिसी मेकिंग के लिए जो आपने लास्ट में कंक्लूड किया है इसको पॉजिटिव नोट के साथ, ये भी सही है। ओके। कोई डाउट? सर जैसे कि अभी आखिरी का ही जो क्वेश्चन है ये वाला,
इसमें मुझे इम्पैक्ट पे भी इक्वली फोकस करना था, लेकिन फिर उसके लिए छोड़ कम, दिया मैंने। देखिए उसके लिए स्पेस कम दिया, छोड़ मतलब दिया मैंने क्योंकि क्योंकि जब ऊपर से आपने ज़्यादा पॉइंट्स लिख दिए ना, थोड़े कम करने पड़ेंगे। जहाँ पर आप इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज लिख रहे हो उसको कम कर सकते हो। बट मेरा मानना ये है कि कभी कभी ऐसे ये जो कुछ कुछ जो चैलेंजेस होते हैं ना जो हम लिख रहे हैं, वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि मेरे ठीक। साथ जो केस था मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये नॉर्मल है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती थी, मैं आंसर राइटिंग लिखता था तो जो मेरा फर्स्ट आंसर होता था ना, वो अच्छा नहीं होता था। लेकिन फिर जब एक बार रूटीन बन जाता है, अच्छा सा रिदम बन गया, तो फिर उसके बाद के आंसर अच्छे होने शुरू कर दिए। तो मैं मेंस के आंसर आंसर लिखने से पहले एक आंसर जो है वो घर से लिख लेता था पहले ही, ताकि वो रिदम मैं पहले ही बना के चलूँ। तो ये छोटे ओके छोटे सर, चैलेंजेस है, ठीक। ये कमजोरियां स्ट्रेंथ ना हमें पता चलती रहेगी लिखते लिखते लिखते। अभी आपको ये पता हम्म। चल गया कि इम्पैक्ट के लिए कम स्पेस बचा है और मैंने ऊपर ज़्यादा लिख दिया, तो नेक्स्ट टाइम आपके माइंड में खुद ही अपने आप रहेगा। तो इसको बताने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है।